और गहराई में जाकर आज बहुत सारी बातें होंगी। भरतनाट्यम से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और मैं निवेदन करूंगा सिमरन प्रसाद से कि आए, यहाँ सामने मंच तो नहीं है, जो स्थान निर्धारित है वहां से अपना नृत्य प्रस्तुत करें। सिमरन प्रसाद। नृत्य जो प्रस्तुत किया उसके लिए और सार्थक हमारे कार्यक्रम को बनाया इस नृत्य के द्वारा। आइए अब हम आज के सत्र का आरंभ करें। इसके पहले निवेदन है कि थोड़ा सा मंच को आगे कर दिया जाए और जो पीछे किया गया था तो कुछ जगह मिल जाएगी। उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। केंद्रीय हिंदी विद्यालय और उत्तर बंग हिंदी ग्रंथालय की ओर से ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। आज इसका दूसरा दिन है और मुझे लगता है कि हमारे पास वक्ता काफ़ी ज़्यादा हो गए और कल सबका परिचय यही जा चुका था, तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए सीधे ही मैं संयोजक महोदय से कहूँगा कि वह कार्यक्रम का शुभारंभ करें
और आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ भविष्य में किसी भी संगोष्ठी में अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग आएंगे, अपने सहयोग में बताएंगे। और हिंदी निदेशालय के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर डॉक्टर आरपी सिंह के पास है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और फिर एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये शुरू हो, क्योंकि कुछ लोगों को आज वापस जाना भी है, जल्दी जाना है। तो समय पे हमारी जो है संगोष्ठी सुचारू रूप से चले और समाप्त हो, इसी आशा के साथ धन्यवाद आपको स्वागत के लिए। और आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, विलंब क्यों करें, क्योंकि जैसे कि हमारे पास वक्ताओं की फहरिस्त लंबी है और इसमें जितना ही विलंब करें और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो पहले मैं वैसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा जो यहाँ से जाने वाले हैं और उनकी ट्रेन निर्धारित है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय सुशील चौधरी, निदेशक मेघालय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति शिलोंग से। तो चूंकि उनको बाहर जाना है और ऐसा न हो कि कार्यक्रम के चलते उनका साधन सभी वक्ताओं से एक विनम्र निवेदन है, अध्यक्ष का आदेश है कि एक विनम्र निवेदन जरूर कर दीजिए कि जिस तरह से वक्ताओं की सूची है उसमें कार्यक्रम को समय से समाप्त करना है, इसलिए एक निवेदन जरूर विनम्र कि समय का ध्यान रखेंगे और 15 मिनट से अधिक समय लेने का प्रयास नहीं करेंगे। डॉक्टर मुन्ना प्रसाद, सबसे पहले मैं आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार साहब जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर राजकुमार मलिक जी, चंचल सिंह जी, डॉक्टर रत्ना डॉक्टर पांडे जी, आदरणीय बिडालिया जी, आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, तो आप जितने विद्वान आए हैं, आप सभी को हार्दिक मैं अपने तरफ से आभार करता हूँ। चूंकि समय निर्धारित किया गया है 15 मिनट का, तो मैं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि आदरणीय बिडालिया जी का भी कल हम लोगों का क्लास हुआ था उनका, तो उन्होंने बताया था कि 15 मिनट, तो विषय पर आने से 15 मिनट काफ़ी है, कम नहीं है मेरे हिसाब से, अगर सब्जेक्ट पर रहे तो। मैं कुछ जनसंचार के बारे में कल बताया था, और चूंकि मैं कल बोला था कि अध्यक्षता करते हुए मैं अपने विषय पर नहीं ये कर सकता हूँ, तो मुझे अध्यक्ष से मुक्त करिए, तो थोड़ा मैं अपने बात में, जैसे सब लोग इधर उधर घूमते हैं मैं भी थोड़ा घूम लूँ, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट किया था, तो मुझे अच्छा लगा। आज मैं थोड़ा पत्रकारिता की बात करूंगा और संचार माध्यम में और बहुत सारे बिंदु है जिसको हम लोग गाहे बगाहे छोड़ देते हैं। मैं उसका एक उल्लेख करूंगा, खास करके हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में जो संचार माध्यम का जैसे उदय हुआ हिंदी के माध्यम से, उसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एक बहुत बड़ा महत्व है। मैं उस पर आता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का संचार माध्यम में मतलब हिंदी की भूमिका में, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की भूमिका के साथ उसके बाद थोड़ा पत्रकारिता पर, थोड़ा नहीं उसमें पत्रकारिता पर बोलूंगा। तो मैं 5 मिनट पहले देता हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या है, वो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी की प्रचार प्रसार पत्रकारिता सबसे जुड़े हुए हैं। जैसे क्या राष्ट्रीय संगोष्ठी है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में राष्ट्रीय संगोष्ठी कहते हैं। इसके द्वारा क्या है, आज एक हिंदी का, कल यहाँ एक हिंदी का जो राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ, कितने आदमी जुड़े और कितने हिंदी पर चर्चा हुई, इस पर क्या है, ये भी एक संचार माध्यम है। और इससे निदेशालय के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी, इसके बाद एक हिंदीतर भाषी नवलेखक शिविर, जो 7 दिनों को हिंदीतर भाषी बच्चों को हिंदी लाकर उसे उन्हें पत्रकारिता, लेखन, निबंध, कविता और बाकी सब सिखाते हैं। वो भी एक संचार माध्यम का है जो हिंदीतर भाषी बच्चों का है। इसके अलावा एक है उनका अध्ययन यात्रा केंद्रीय निदेशालय की, जो हिंदीतर भाषी बच्चे हैं उनको बाहर हिंदी भाषी क्षेत्रों में ले जाकर और उन्हें हिंदी सिखाई जाती है। इसके अलावा
केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा लगभग हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में सैकड़ों स्वयंसेवी हिंदी संस्था है, VHO जिसको बोलते हैं, और वह संस्था से आज सैकड़ों पत्रिका प्रकाशित हो रही है हिंदी से। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी निदेशालय उन स्कूल के बच्चों तक वो संस्था के माध्यम से हिंदी पढ़ा रही है, ताकि वो हिंदी का एक पाठक क्षेत्र बढ़ रहा है। जो अगर हिंदी लिख लेता है, गाना सुनने में ठीक है, चूंकि क्या है कि जब हमें गाना से ज्यादा हमें उसकी म्यूजिक जो है, संगीत पर हमारा ज्यादा ध्यान जाता है, इसलिए गाना अट्रैक्ट करता है किसी को। ऐसा नहीं है कि हिंदी गाना हमें सबसे ज्यादा संचार माध्यम में इसका उपयोगी है, लेकिन उसका संगीत उपयोगी है, क्योंकि अगर हिंदी से ही होता तो पूरा दुनिया में सिर्फ हिंदी ही चलते रहता, बाकी कोई भाषा नहीं चलती। इसके अलावा अब मैं आ जाता हूं पत्रकारिता पर। जो विषय है, कल मैं संचार पर बोला था थोड़ा, आज थोड़ा पत्रकारिता का ही बोलता हूँ। आज की हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप बहुत बदल गया है। अनेक पत्रिकाएं मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं निकली, बंद हुई, फिर आरंभ हुई, फिर चल रही है आज के इसमें, परंतु अनेक नई पत्रिकाएं नए स्वरूप से शुरू भी हुई है। आज हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी और हिंदीतर राज्यों का अंतर मिटता जा रहा है। ये हिंदीतर राज्यों का जो अंतर जो मिटा है, इसमें केंद्रीय निदेशालय और वॉलंटियर हिंदी ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज भी आप देखिए दक्षिण भारत में आज 1-1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, सीखते हैं। आज पूर्वोत्तर में देख लीजिए लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं, पढ़ते हैं और हिंदी सीखते हैं, और पत्रिका भी बहुत सारे पूर्वोत्तर में मैं देखता हूँ। कम से कम निदेशालय के सहयोग से कम मुझे लगता है 50 से ज्यादा पत्रिका प्रकाशित हो रही है सिर्फ पूर्वोत्तर में। हाँ, 67 ये। हिंदी पत्रिकाओं का पाठक वर्ग तो संपूर्ण देश में है ही, उनका प्रकाशन भी पूरे देश से हो रहा है। आज डिजिटल तकनीक और रंगीन चित्रों के प्रकाशन की सुविधा से हिंदी पत्रकारिता जगत में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। प्रकाशन जगत में वैश्वीकरण के साथ जुड़ी हुई तकनीक के कारण मूलभूत क्रांति संभव हो सके। विभिन्न आयु के पाठकों के लिए हिंदी में विभिन्न प्रकार के साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो रहा है, तथा मनोरंजन, ज्ञान, शिक्षा, परस्पर व्यवहार विभिन्न क्षेत्रों में उसका विस्तार हुआ है। जैसे कि कार्टून से लेकर आप जितना भी ले लीजिए, सब इसमें बच्चों से लेकर और सब बड़े आयु तक स्वास्थ्य के सब आजकल हिंदी में आ रहे हैं। रेडियो तो हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने वाला व्यापक माध्यम रहा है। खुशी की बात यह है कि हिंदी माध्यम से टीवी बहुत थोड़े समय के भीतर बहुत लोकप्रिय बन गई। टीआरपी इस बात का प्रमाण है कि हिंदी के कार्यक्रम चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो, देश भर में सर्वाधिक देखे जाते हैं। यानी व्यावसायिकता की दृष्टि से भी हिंदी संचार माध्यमों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराती है। आज यही कारण है कि अंग्रेजी के तमाम जानकारीपूर्ण और मनोरंजनात्मक दोनों प्रकार के कार्यक्रम हिंदी में डब होकर दिखाए जाते हैं। हिंदी में जो डब करके दिखाए जाते हैं वो अपनाइए, चूंकि हिंदी के माध्यम से संचार ज्यादा है, इसलिए उनको देखने वाले की संख्या ज्यादा है, इसलिए करते हैं। कार्यक्रम हिंदी प्रसारित करते हैं। टीवी इस तरह के भाषा वैविध और संप्रेषण क्षमता का सर्वथा नई दिशाएं प्रदान की। दुनिया की संस्कृतियों को निकट लाने के क्षेत्र में निश्चय ही संचार माध्यम का योगदान चमत्कार कर सकता है। संचार माध्यम सूचना, समाचार और संवाद संप्रेषण के लिए नमन सभी को, सुप्रभात। सभागण एवं विशिष्ट विद्वज्जन जो वहाँ पर बैठे हैं, जैसे कि आरपी शर्मा सर है, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का एवं हिंदी ग्रंथागार आरपी शर्मा सर का। अधिक समय ना लेते हुए, जैसे कि सर ने भी बोला है, मैं सीधा अपने बिंदुओं पर आती हूँ जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। काफ़ी ऐसे भी बिंदु हैं जो हम कल बात कर चुके हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनको जैसे कि तकनीकी की बात जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ।
निज भाषा की उन्नति अहे सब उन्नति कुमूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कुशूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करो भाषा माही प्रचार। ये कोई अलग श्लोक नहीं है, अलग पंक्तियां नहीं हैं, ये कल भी बोली गई थी और हमें पता है कि ये पंक्तियां किनकी हैं। ये श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं और वो कहते हैं कि भाषा और हमारी भाषा, मूल भाषा ही वो चीज है जिसके द्वारा हम अपनी स्वतंत्रता को रख सकते हैं, संभाल सकते हैं और उन्नति को संभव कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है आज के दौर में, आज के समय में, जब हम सब अधिकतर युवा जो अंग्रेजी की तरफ या किसी और भाषा की तरफ मुड़ रहे हैं। किसी भी राष्ट्र का स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखने के लिए वहाँ के निवासियों की राष्ट्रीय चेतना सर्वाधिक महत्व रखती है और हमारे देश भारत में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय भाषा, इन सब का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। यदि हमारे मन में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान नहीं है तो हम राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था नहीं रखते। ये बहुत ही सरल वाक्य है और अगर हम इसको अपने भीतर इसका समन्वय अगर हम कर लेते हैं तो समझिएगा कि हिंदी को हम जीवित रख पा रहे हैं। और व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही स्पष्टता एवं सरलता के साथ अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। नए विचारों के संपादन एवं ज्ञानार्जन का माध्यम भी राष्ट्रभाषा ही होती है। यह विश्व की हिंदी भाषा विश्व की तीसरी और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा है। कुछ आंकड़े कल सर ने भी दिए थे, मैं इनका नाम भूल रही हूँ। सर प्लीज का नाम। हाँ, विक्रम जी ने भी दिए थे हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर कि हिंदी भाषी कितने हैं और अंग्रेजी भाषी कितने हैं। तो उससे इस बात को समर्थन मिलता है कि हिंदी भाषी ज्यादा हैं और होने भी चाहिए क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा है। शर्मा सर भी थे और उन्होंने एक बहुत ही हिंदी के व्यक्तित्व को लेकर उन्होंने बहुत ही एक पंक्ति दी थी और बहुत ही जरूरत नहीं है कि हिंदी गुम जाएगी, हिंदी गुम नहीं सकती है। हम जो चाहते हैं, यहाँ सब जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी अगली युवा आधुनिक समावेश में संचार का माध्यम हिंदी। अब अगर हम आधुनिक समावेश की बात करते हैं, लोगों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हो रहे हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं, जब हम मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं कि उसमें हिंदी भाषा है और उसमें पड़ा गीत संगीत के माध्यम से आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को जानने के लिए अनेक देशों में भी हिंदी सिखाई जा रही है, हिंदी एवं संस्कृत दोनों। हमारे बच्चे संस्कृत के श्लोक इतना अच्छा नहीं बोलते हैं जितने कि यूरोप के बच्चे बोलते हैं और उनको वहां सिखाया जाता है, अर्थ के साथ सिखाया जाता है। उनकी ये भाषा नहीं है लेकिन वो संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत के अर्थ बता रहे हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ की संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को जानने के लिए जैसे मैंने कहा हिंदी सिखाई जा रही है। हिंदी में संचार व पत्रकारिता के कारण महत्वपूर्ण सूचनाओं, कानून अधिकारियों व कर्तव्यों के प्रति जन साधारण में जागरूकता उत्पन्न हुई है। कल एक बात हुई थी शाम को कि पत्र के साथ एक शब्दकोश, जो 4 शब्द उस पत्र में लिखे गए हैं, जहां हम पत्र के नीचे कॉपी 2 1 2 3 4 लिखते हैं, उसके नीचे हम एक शब्दकोश करके वो 4 शब्द जो हैं हिंदी के उसके अर्थ भी लिखते हैं, जैसे हमारी पुस्तकों में होता है, ताकि हमारे बच्चे तो छोड़िए, हमारे पास जब वो सरकारी पत्र आए तो हमें ढूंढना न पड़े और हम उस शब्दकोश से ही देख लें कि अच्छा इसका मतलब ये है और उसको हम अपने जीवन में अवतरित करें, उसका इस्तेमाल करें। ठीक है। अब यदि समाचार पत्रों की अगर चर्चा करें तो के साथ कोरोना वायरस सब कुछ बंद, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सारा इंग्लिश मीडियम तो नहीं है, कल फिर बात हुई थी, हिंदी मीडियम भी है। अब उनकी सामग्री कहाँ से आएगी? अगर आप जैसे विद्वान होंगे जो बनाएंगे उस सामग्री को, उसके बाद तकनीकी मदद के द्वारा अपनी सामग्री को हम वहां पर डालते हैं, गूगल पर डालते हैं, ई पोर्टल्स पर डालते हैं,
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पर डालते हैं, स्वयं पोर्टल्स पर डालते हैं। इन सब पोर्टल्स पर जब हम डालते हैं तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर डालते हैं जहाँ हर तरह की किताब है बच्चों के लिए 12वीं कक्षा तक। बड़ा रोचक लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री सरोज कालिया जी, श्री नथुलाल जी, मेरे अग्रज डॉक्टर आर.पी. सिंह जी, मंचा सिंह, सभी विद्वान विद्वज्जन, उपस्थित सभी लोग, सभी शिक्षकगण, जो हमसे मेरे बड़े भाई, बड़े बहन, छोटी बहन, छोटे भाई, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं चंचल कुमार सिंह हूँ। पहले मेरा परिचय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको थोड़ा दुरुस्त कर दूँ। मैं ट्रेनिंग ऑफिसर, प्रशिक्षण अधिकारी, भाषा लिंग्विस्टिक्स के रूप में काम कर रहा हूँ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा में। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, विश्व की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ मुझे कुछ और दायित्व दिया गया है। मैं अपनी संस्था का सोशल मीडिया हैंडलर भी हूँ और PRO भी हूँ, पब्लिक रिलेशन अफसर भी हूँ। कल से बहुत लोगों को सुन रहा था और बहुत नई नई चीज़ें निकल कर सामने आई। तो मुझे लगता है एक प्रश्न पूछना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझे दिख रहे हैं कॉलेज के, शायद यूनिवर्सिटी के, अजय भैया यहाँ बैठे हैं, अजय भैया के कॉलेज काफ़ी बच्चे आए थे और कई चीज़ें हमारे जो विद्वान जो हमारे साथी हैं वो आए और सामने रख कर गए। जैसे रचना मैम, उन्होंने कहा, उन्होंने दीक्षा पोर्टल की बात की, उन्होंने स्वयं की बात की, उन्होंने सैटेलाइट की बात की, उन्होंने जनसंख्या की, माइक्रोसॉफ्ट की बात की, यूनिकोड की बात की। कल भी मैं सुन रहा था जो हमारे डॉक्टर बैनर्जी टॉकिंग पर बात कर रही थी सैटेलाइट क्रांति के बारे में, संचार क्रांति के बारे में। डॉक्टर राजकुमार मलिक जी कल बोल रहे थे लकड़ी पे, कपड़ों पे हमने स्टार्ट किया था। डॉक्टर अजय जी भी बोल रहे थे काफ़ी रेडियो के बारे में। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग जानते हैं इन चीज़ों को बारीकियों से? आप लोग कितने लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे, इसकी पीछे भूमिका क्या है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट हिंदी पे काम किया, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, यूनिकोड है क्या, स्वयं है क्या, दीक्षा है क्या, मुक्स है क्या, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कैसे भारत में आई, और भारत ही नहीं विश्व में हिंदी की स्थिति क्या है संचार माध्यम में? कितने ऐसी संस्थाएं हैं जो संचार माध्यमों का उपयोग कर रही है और हिंदी का प्रचार प्रसार भी कर रही है संचार माध्यम के, संचार तकनीक के माध्यम से। विश्व की पहली अखबार, ऑनलाइन अखबार जिसको कहते हैं, ऑनलाइन पत्रिका किसने प्रकाशित किया, किस देश से प्रकाशित हुआ? आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? तो मुझे लगता है कि मैं पेपर पढ़ूं उससे अच्छा मैं इन चीज़ों को आपके सामने रख दूं, कुछ लिंक दे दूं, ताकि आप जब घर पे बैठे आराम से तो आप इन चीज़ों को आप बारीकियों से समझ सकते हैं। पहले थोड़ा सा बताऊंगा पत्रकारिता, संचार माध्यम और हिंदी के बारे में। देखिए, अखबार वो जो सूचनाएं प्रदान कर, सूचनाएं होता क्या है? सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन मात्र है, डाटा कलेक्शन कहते हैं। इन सूचनाओं को हम क्या करते हैं? संचार माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। संचार माध्यम क्या है? संचार जो है अंग्रेजी का एक वर्ड है कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, ट्रांसमिट। संचार के दो रूप हैं, आपको समझने की जरूरत है। संचार होता क्या है? संचार में एक होता है सेंडर, प्रेषक, और एक होता है उसका मैसेज, संदेश। दूसरी ओर क्या होता है? प्राप्तकर्ता, रिसीवर, और उसका रिस्पॉन्स। संचार का मैं प्रेषक हूं, मैं मैसेज, मैं ये माइक मेरा क्या है? मीडियम। मैं बात कर रहा हूं, मेरे संदेश आप तक पहुंच रहा है, आप सुन रहे हो, रिसीवर हो, सुन रहे हो, और फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे। ये है संचार। अब क्योंकि संचार के कई लंबा चौड़ा इतिहास है, कल से मैं बहुत लोगों ने इसको कवर कर दिया है। वैसे सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य किसी न किसी रूप से संचार करता रहा है। आपने फिल्मों में देखा होगा, पहले क्या था, राजा किसी को भेज रहे थे अपने गांव में, ढोल बजा था और उस तरह वो उसमें संचार करता था। फिर कबूतर से भी आपने देखा होगा कई फिल्मों में गाने गीत, कबूतर से भी लोगों ने संचार किया। फिर अंग्रेजों ने डाकखाना का मतलब पोस्ट ऑफिस का निर्माण किया, मतलब स्टैब्लिश किया। फिर पोस्ट ऑफिस से संचार करना हमने शुरू किया। आज का जो संचार माध्यम क्या है? डिजिटल है। दो चीजें बहुत जरूरी है जानना, एक है फिजिकल पॉपुलेशन, एक है डिजिटल पॉपुलेशन। ठीक है, डिजिटल पॉपुलेशन क्या है? जो पॉपुलेशन इंटरनेट से जुड़ी हुई। कुछ डेटा मैं रखूंगा सामने,
कि क्या है पॉपुलेशन और कैसे संचार के जो चीज़ें हैं कैसे भारत में आई और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले देखो, वर्तमान भारत सरकार का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। आप लोग गैजेट 360 को पढ़िए, जो कि 28 अक्टूबर 2016 में मिनिस्टर ऑफ आईटी ने निकाला था। उस गैजेट में गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसने साफ साफ लिखा था कि भारत में जो भी एंड्रॉइड आएगा 1 जुलाई 2017 से बिकने वाला हर मोबाइल फोन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट होना जरूरी है। गवर्नमेंट का ये गाइडलाइन आते ही क्या हुआ, सारी जो कंपनी है मोबाइल कंपनी जो कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बनाती है, उन लोगों में क्या हुआ, एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि मैम ने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात, माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा काम किया, पर किसने किया, ये बैकग्राउंड है गैजेट 360 से बैकग्राउंड। इसके बाद क्या हुआ, आप लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के भारत के जो हेड है श्री बालेंद्र दाधी जी, मुझे एक सौभाग्य है कि शैलेश जी जानते हैं कि मुझे 2 दिन उनके साथ काम करने का मौका मिला अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, और बड़े बारीकियों से उन्होंने समझाया किस प्रकार उन्होंने हिंदी पे काम किया, क्या क्या टूल्स। ऑलरेडी रचना मैम ने वो टूल्स के बारे में उन्होंने बोल दिया, ये है यूनिकोड उन्होंने बनाया। यूनिकोड उनका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। यूनिकोड है क्या, उसका नाम यूनिकोड ही क्यों पड़ा, यूनिकोड की जरूरत ही क्या पड़ी, जब इसके पहले ट्रेडिशनल फॉन्ट्स हमारे पास थे, हमारे पास कृति देव था, हमारे पास पता नहीं क्या क्या थे। होता क्या था कि आपने एक फॉन्ट से टाइप किया हिंदी, आपने उसको मेल किया किसी और के पास, उनके पास वो फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इन लोगों ने, दादी जी ने सारे फॉन्ट्स को लेकर एक प्रोग्रामिंग बनाया और इसी का नाम रखा यूनिकोड। ये ऐसा एक मतलब डिजाइन किया सॉफ्टवेयर कि आप उसको हिंदी में टाइप कीजिए, कई सारे फीचर्स इसके, स्पीच भी है, आप बोलेंगे तो जैसे मैं चंचल कुमार सिंह विराम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बहुत सारे फीचर्स है इसके। मैं बता दूंगा लिंक, जिस लिंक से आप इसको हैंड्स ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बोलना मैं बोल दूं फॉलना.com देख लो, आप ऐसे देख लो, ऐसा देख लो, क्योंकि हम जो बोलते हैं आप सुना हुआ बाहर निकलते भूल जाओगे। तो मैं लिंक दे दूंगा जहां पे खुद दादी जी ने अपने सेशन के दौरान हैंड्स ऑन किया था और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो क्या यूनिकोड आप टाइप किए, अगर अगले के पास फॉन्ट हो ना भी हो, अगर यूनिकोड आपने दिया है तो पढ़ लेगा, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिकोड का बैकग्राउंड है और आज के डेट में सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल। संचार माध्यम की बात हो रही थी, स्वयं की बात है, दीक्षा की बात है, बताऊंगा इस तरह का। तो सूचनाओं को संचार माध्यम से हम क्या करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। संचार माध्यम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिजिटल वर्ल्ड है, इसके कुछ डेटा मैं देना चाहूंगा। जनवरी 2020 तक भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या करीब 70 करोड़ हो चुकी है। एक लास्ट ईयर का डेटा है, 70 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं भारत में। मोबाइल, जिसमें से मोबाइल का उपयोग करते हैं लगभग 63 करोड़ लोग। ये जनवरी 2000 तक का, ऐसे 2000 तक का संवाहिका है। वह राष्ट्र की स्वतंत्रता, संस्कृति और सभ्यता की बाड़ी है। राष्ट्रवाणी हम कहते हैं। राष्ट्र अगर अभिव्यक्त करता है तो हिंदी के माध्यम से ही कर पाएगा। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसकी वो संवाहिका है। राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी का महत्व हर क्षेत्र में। हिंदी का विकास होगा तो देश का विकास होगा या आपका विकास होगा। और हिंदी आज विश्व स्तर पर अपना झंडा गाड़ चुकी है। जन भावना की अभिव्यक्ति, जीवन एवं जगत संबंधी सत्य का अन्वेषण, पत्रकारिता का आविष्कार। लोक रुचि की परिवर्तन के साथ पत्रकारिता का स्वरूप बदलता रहता है। राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में लोक मंगल रुचि, प्रवृत्ति, प्रेरणा एवं कामना से संपृक्त पत्रकारिता में हुए परिवर्तन तथा विकास क्रम की प्रस्तुति हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वैचारिक यज्ञ की जसोगाथा प्रमाणिक का अभिलेख है। अदम्य राजनीतिक चेतना, गौरवशाली सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपरा एवं उच्च शैक्षणिक पर्यावरण के बीच हिंदी की जीवंत पत्रकारिता बनती है। यह युग सूचना क्रांति एवं संचार क्रांति का युग है।
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां संचार का माध्यम उपस्थित नहीं है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना भी कोई गोपनीय बात हो आज प्रकट हो जाए तो संचार माध्यम जो है हर क्षेत्र में हर जगह मौजूद है, सबसे सशक्त माध्यम, जिसका रूप एक तरह से कह सकते हैं कितना विराट है कि ब्रह्म का रूप ले चुका है, धरती से लेकर आकाश तक फैला हुआ है। शिक्षा और जन जागृति के प्रसार के कारण लोगों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी त्वरित प्राप्त करने की जिज्ञासा भी बढ़ी है। जी, माननीय मंचासीन आगंतुक अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे शिक्षार्थियों, आज इस प्रांगण में उपस्थित होने का गौरव प्रदान हुआ हमें। उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार के द्वारा आयोजित सेमिनार में पत्रकारिता एवं संचार माध्यमों में हिंदी की उपयोगिता एवं भूमिका विषय पर अपने विचार को प्रकट करने का मौका मिला। मुझे आप सभी का आभार है, अभिनंदन है। हे हिंद, हिंदी गौरव गाथा है। हे हिंद, हिंदी गौरव गाथा है। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी कालजयी गाथा है, ऐसी कालजयी भाषा है। भारत के हृदय का भाव, भारत के हृदय का भाव हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। हे हिंद, हिंदी हिंदुस्तान की शान है। पत्रकारिता एवं संचार माध्यमों के उपयोग में हिंदी को वैश्विक रूप प्रदान हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी भाषाई तौर पर ही नहीं बल्कि एक शक्ति के तौर पर उभरी है। इसका पूरा श्रेय हमारे जनसंचार माध्यमों को जाता है। संचार के सभी माध्यम हिंदी के बिना अधूरे हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, विज्ञापन हो, ओटीटी हो, सर्वत्र हिंदी छाई हुई है। आज हिंदी अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम बन गई होता है, तब उसकी माँ उससे शुद्ध हिंदी में या कंप्लीट सेंटेंस में बात करती है, तब वो अपनी माँ की बातों पे ध्यान नहीं देता है। परंतु जब उसकी माँ अपने छोटे नन्हे बच्चे को टूटी फूटी हिंदी में बात करती है, तब उसका आकर्षण देखने लायक होता है। शायद ये छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। इसी तरह जब 19वीं शताब्दी में प्रिंट मीडिया की शुरुआत हुई तो हिंदी प्रिंट मीडिया ने अलग आकार ले लिया। साथ ही संभ्रांत वर्ग के लोगों यानी मिडिल क्लास पीपल, समाज सुधारक और उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी ने हिंदी अखबारों को लिखना और प्रकाशित करना और बाद में दुनिया की वास्तविकता से अनजान थे, खासकर गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब मैं नोएडा में न्यूज नेशन चैनल में काम कर रहा था तो वहाँ पे जब हम लोग स्टार्टिंग में जब कलेक्ट करते हैं तो न्यूज को फिल्टर किया जाता है। एक न्यूज रिपोर्टर न्यूज को लाता है न्यूज रूम में, इनपुट टेक्स्ट होता है, आउटपुट टेक्स्ट होता है। फिर जो एंकर करीबन 10 साल पहले 10 छात्र थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो हिंदी में शोध कर रहे थे, हिंदी में वर्णमाला के बारे में शोध कर रहे थे। लेकिन आज के समय में शायद 100 से ज्यादा लोग न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में वहां पे हिंदी में शोध कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हेजेमोनी के बारे में बात करेंगे, हम लोग आधिपत्य के बारे में बात करेंगे या फिर डोमिनेंट पैराडाइम की बात करेंगे। जब हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं तब पता चलता है कि कैसे वेस्टर्न स्कॉलर हमारे स्कॉलर पे भारी पड़ते हैं, कैसे वेस्टर्न स्कॉलर हमारे जो पुराने मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, रामायण महाभारत को भी बिलीव नहीं करते हैं और हम लोग को जबरदस्ती उन पे बिलीव कराना पड़ता है। तो यही यही स्टोरी है कि हम लोग को अपना जो भाषा है, हिंदी का भाषा है, संचार माध्यम में सही तरीके से करना पड़ेगा, ना कि उलट पुलट के।
हम लोग इंग्लिश को भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश से क्या है कि हम शायद मैं भी सिक्किम यूनिवर्सिटी में जब मैं इंग्लिश में बात किया, सबसे इंग्लिश हिंदी दोनों में बात किया, तो शायद वो लोग भी कंफर्ट जोन हो गए, वो लोग भी हिंदी को ज्यादा एक्सेप्ट किए, तब जाके आई थिंक मैक्सिमम पीपल वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट जो था वो हिंदी में अंडरस्टैंड किया, समझा। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा को यदि सरल भाषा में बना के रखे, और एक उदारीकरण जो रविंद्र सर ने बोला कि उदारीकरण होना चाहिए भाषा में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ड हिंदी या हम लोग टफ हिंदी, जैसे कि तीनों माध्यम में डिफरेंट टाइप का हिंदी यूज होता है। प्रिंट मीडिया में भारी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इजी शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीज घुमा फिरा के माध्यम में डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे चेतन सर ने बताया, बहुत सारे चेतन सर ने डिजिटल सेवाएं के बारे में बताया, स्वयं के बारे में बताया, बहुत सारे ऐप के बारे में बताया, लेकिन उसका भी एक चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंजेस है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि जो हम अभी सिक्किम में हैं, सिक्किम में क्या है, वहाँ मैंने एक रिसर्च किया है अवेयरनेस ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन, तो वहाँ पे मैंने 100 लोगों का एक सैंपल उठाया, तो उसमें से यू कैन नॉट बिलीव कि 80 लोग डिजिटल इंडिया जानते ही नहीं है, दे डोंट नो अबाउट डिजिटल इंडिया। जब मैंने रिसर्च किया लिंगडुम और बार्बी विलेज में, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो हम लोग को सोशल इंजस्टिस समझना पड़ेगा। यदि हम लोग डिजिटल इंडिया में काम कर रहे हैं, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजिटल डिवाइड, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सोशल इंजस्टिस। तो उस पे हम लोग को शायद ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और हिंदी को और भी सरल बना के इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। तो मैं अपने विषय पर आने से पहले आपसे थोड़ा सा मजाक करूंगा। पासपोर्ट, पारपत्र, कंप्यूटर, संगणना, रेल, लौहपतगामी, टाई, कंठलघु, रुमाल, कर कपोल, पोषक, वस्त्र पट्टिका और सिग्नल, लौहपतगामी, आवागमन सूचांक पट्टिका या संदेश। जो शब्द आपने अभी हिंदी के सुने हैं, ये हिंदी का सत्यानाश करने के लिए काफी है। ये कभी हम लोगों ने, साहित्यकारों ने इसको व्यंग की तरह प्रयोग किया था, और उस व्यंग को समाज ने बहुत मजे से एक्सेप्ट किया, परंतु उससे गलतफहमियां भी पैदा हुई कि हमारी हिंदी इतनी क्लिष्ट है। हिंदी हमारी इतनी क्लिष्ट नहीं है। हिंदी में सबसे बड़ा गुण यही है कि वो अपने आप को मौका और माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। और जितनी भी भाषाएं हैं हमारे देश की 50, उन सब ने हिंदी को सहयोग दिया है। कमल कुमार ने, कहानीकारा हैं, एक शब्द का प्रयोग किया था बहुत पहले कहानी में, कोसा शब्द। कोसा मतलब कुनकुने के लिए पंजाबी में प्रयोग होता है, तो बड़े मजे से आज हिंदी में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि वो कुनकुने से अधिक सार्थक प्रतीत होता है। बोलते तब आप अपनी भाषा के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। दूसरी भाषा से आया हुआ शब्द आपकी भाषा को समृद्ध करता है, अपमानित नहीं करता। ध्यान रख लीजिए आप, इस गलतफहमी को जड़ से हटा दें कि वो अपमानित कर रहा है और हमारी भाषा बिगड़ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी भाषा के शब्द आते हैं और वो हमारे बीच में आगे घुस जाते हैं। पंजाब की औरतें इंग्लैंड जाती हैं, अमेरिका जाती हैं। डॉक्टर अजय कुमार साव, हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, मंच पर उपस्थित हमारे कई साथीगण और सामने बैठे हमारे सभी बंधु, यहाँ शब्दों को लेकर के मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा। संचार नजरिया देने के लिए बैठे हैं
और आंकड़े सबके पास उपलब्ध है, मुझे लगता है आंकड़ों को देने की जरूरत नहीं है। तो भाषाई सरोकार की बात आ रही है, भाषा की, क्योंकि जब मैं चूंकि प्रतिनिधित्व करती हूँ हिंदी शिक्षिका का, हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं कर्ज है, दायित्व है मेरे ऊपर, तो मैं भाषा पर बार बार बात करूंगी। यह मेरी सीमा भी है, यह मेरी कमी भी है। तो यहाँ बार बार बात आ रही है कि नहीं, बहुत समृद्ध हुई है हिंदी, क्योंकि कहीं ना कहीं संचार भाषा के रूप में, माध्यम भाषा के रूप में समझी जाती है, बोली जाती है। तो समझा जाना, बोला जाना एक जरिया है, लेकिन किस तरह समझाया जा रहा है, किस तरह बोला जा रहा है, एक भाषा वैज्ञानिक जब बात करेगा वह इस नजरिए से बात करेगा। कल मंच से मैंने बहुत सुना, हिंदी पर वक्तव्य दिया जा रहा है, छोटी बड़ी जैसे शब्द, यह भ्रामक शब्द क्यों हमारे दिमाग में आए हैं? क्योंकि यह माइंड सेट हमारा तैयार किया जा रहा है, हमारी गलत परवरिश की जा रही है। हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा अगर जानते हैं आप, ह्रस्व और दीर्घ का क्या महत्व है। यह सिर्फ ह्रस्व या दीर्घ नहीं है, दिन और दीन का अंतर है, इसे आपको समझना होगा। अगर मुझे लग रहा है कि यह कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, 1000 लोग बोलते हैं, 200 लोग बोलते हैं, या 200 करोड़ बोलते हैं, 2 अरब 4, ये आंकड़े हैं। लेकिन आज जरूरत, जब हम ऐसी बातें करते हैं तो आज जरूरत है परिष्करण की। ठीक है, भाषाएं बोले, लेकिन जहां गलतियां हैं, क्या हमें वह अवकाश नहीं दिया जाएगा उन गलतियों का संशोधन हम कर पाए, या एक उंगली अगर उठा जाए? क्योंकि आज हम जनतांत्रिक मूल्यों के जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज प्रश्न खड़ा करना देशद्रोही हो जाना है। यह है सोशल मीडिया, जहां प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है। एक आम नागरिक जब प्रश्न पूछता है, उसको हम रंगों में देखने लगते हैं, ये लाल है, नहीं ये हरा है, या कौन सी छाप है इसके ऊपर। यानी मुक्ति जो है, आजादी, विचारों की स्वतंत्रता आज कटघरे में है। और जब ऐसे मंच मिलते हैं, मुझे लगता है उस कटघरे को तोड़ने की जरूरत है, मुक्त होने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों की, विशेषकर मैं, बहुत बातें बोली गई है, मैं कुछ 2-4 व्यवहारिक बातें कहूंगी। आज हमारे बच्चों की परवरिश कहाँ हो रही है पिछले 1 वर्षों में? हटा दीजिए, आज मैं अपने घर की बात कह रही हूँ। मेरा बच्चा खेल नहीं पाता है जब, तो उसे हम कार्टून दिखाते हैं, हम सभी दिखाते हैं। हमारे बच्चे कुछ बैठे भी हैं, देखते होंगे कार्टून। तो यह कहना कि यह माध्यम जो है वह गलत है, नहीं। मेरा बेटा देखता है मोटू पतलू, कभी कभी कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है कि मैं अचंभित हो जाती हूँ, और बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि शायद उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। जैसे दिमाग की बत्ती जल जाना, दिमाग की बत्ती, दिमाग का बत्ती नहीं बोलता है। तो भाषाई दृष्टि से कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन जब हम कुछ और चैनल्स भी देखते हैं, वहां हम देखते हैं फूहड़ शब्द डाल दिए जाते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इन फूहड़ शब्दों से बचने की अनिवार्यता है? आज मीडिया हाउस, विज्ञापन, आप लोग हिंदी अंग्रेजियत की बात कह रहे हैं, बिल्कुल विरोध नहीं है, क्योंकि जो भी भाषा को जानते हैं शब्द भंडार कहाँ से निर्मित होते हैं। और हिंदी भाषा के शब्द निर्माण में तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज शब्द भी है और विदेशज भी है। तो विदेशी किसी भाषा से हिंदी को ऐतराज है, यह बोलना मूर्खता है। जिनको ये लगता है, जो ये दिमाग लेकर आलोचना में आते हैं। लेकिन मैं कह रही हूं कि हिंदी के प्रचलित शब्दों को बार बार दरकिनार करके एक नए शब्द अंग्रेजी के या किसी दूसरी भाषा के बार बार दिमाग में डालना, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे उससे संस्कृत या संस्कारित हो रहे हैं, सीख रहे हैं वहां से बच्चे। हमारे विद्यार्थी वर्ग के बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये शब्द, अंग्रेजी में एक शब्द आता है माइंड सेट, सेट किया जाता है, माइंड में वो होता नहीं है, बार बार दिखा कर बता दिया जाता है कि धन्यवाद अच्छा नहीं है, चलो थैंक यू बोल देते हैं। क्षमा कीजिए की जगह सॉरी। मुझे परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए कि इसका एक समानार्थक शब्द हिंदी में अधिक प्रचलित है। तो हिंदी की बोलियों के शब्द आज गायब हो रहे हैं। आज खतरा सिर्फ हिंदी पर नहीं है बच्चों,
आज खतरा प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाओं पर भी बहुत अधिक है। आज बंगला की बात होती है, आप गानों को चुनिए, आप फिल्मों के नाम देखिए, आप देखिएगा पगलू, मैंने गाना सुना, मुझे लगा शायद ये हिंदी का कोई गाना है, थोड़ा सा कर ले रोमांस, ये बंगला का गीत है किसी फिल्म का, और बहुत ही चर्चित, बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला। तो परहेज यह नहीं है कि हिंदी डाला गया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ऐसे शब्द बंगला के उन शब्दों पर हावी हो जाए, या बंगला की जो अपनी सुगंध है, अपनी जो मिठास है। हमें सब भाषा सीखनी है, हम लोग 4 भाषाएं जानते हैं, हमें बंगाली आती है, यहाँ जो लोग रहते हैं नेपाली भी जानते हैं, हिंदी, भोजपुरी, भाषा सीखिए। लेकिन जब भाषा की बात आती है, जब मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी की तरह बोलूं। से अधिक सार्थकता पर मुझे गर्व है कि ऐसे सत्र की अध्यक्षता का मौका मिला, जहां विचार तो कई आयामों से आए ही, उसके साथ साथ किसी भी आयोजन के लिए समय की ध्यान में रखने की बात आती है, हमारे वक्ता साथियों ने इसे बखूबी सम्मान दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथियों को, मंच पर विराजमान है, और हमारे श्रोता विचारों को सुनते रहें और अपनी तालियों से समर्थन देते रहें, प्रतिक्रिया जाहिर करते रहें। सर्वप्रथम हमने सुना सुशील चौधरी जी को, जिन्होंने सबसे पहले, मैं समझता हूं अध्यक्ष का एक काम होता है कि जो बातें आई उनका सिर्फ अंततः स्मरण करा दें, ताकि हम इस आयोजन की समाप्ति से एक नई शुरुआत करें चिंतन के स्तर पर। और इसी दिशा में मैं सिर्फ इतना स्मरण कराना चाहूंगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा किस तरह की पहल हिंदीतर यानी हिंदी से, यानी और हिंदी भी कहना उचित नहीं है, बल्कि अन्य भाषा भाषी क्षेत्र जैसे राजभाषा के तहत इस्तेमाल में लाया गया है, उसमें हिंदी के विकास को लेकर जो संकल्पकृत है, और उनके सहयोग से जो समझ में सुनने को मिला कि लगभग 67 पत्रिकाएं जो प्रकाशित हो रही हैं, इसके माध्यम से सचमुच में हिंदी को एक सम्मान की जगह मिल रही है। और एक बात जो तब से छूट रही थी, जिस ओर श्रद्धेय सुशील चौधरी जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया, कि डब की संस्कृति, डबिंग, साउथ इंडियन फिल्म हो या अंग्रेजी फिल्में हो, उसकी हिंदी में यदि डबिंग हो रही है तो इसका मतलब ही है कि फिल्म जगत को हिंदी की कितनी जरूरत है। इसके साथ जब हम आगे बढ़े सत्र में, तो हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर रही थी डॉक्टर रसना सहरावत जी। उन्होंने हिंदी के साथ ही राष्ट्रीय पहचान को स्वाभाविक और अनिवार्य दोनों बताया। साथ ही आधुनिक जनसंचार माध्यमों में हिंदी की उपयोगिता कैसे बढ़ी और इसमें रोजगार की संभावनाएं तथा तकनीकी उपलब्धियों के योगदान को भी उन्होंने यहां प्रस्तुत किया, कई पोर्टल का उल्लेख करते हुए, और हिंदी को डिजिटल समावेशी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। और जब हम आगे और बढ़े तो हमारे सामने आए चंचल कुमार सिंह जी। यहां आकर हम सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ सुनता रहा, समय को ध्यान में नहीं रखा। यह भी एक वक्ता की ही नहीं, उस सत्र की उपलब्धि है कि ऐसे वक्तव्य भी हमारे बीच आए। हम लोग एक शिक्षक के नाते कक्षा में विद्यार्थियों को बताते हैं कि गूगल में जाकर यह टाइप करो, क्लिक करो, और बहुत कुछ है। व्यक्तिगत स्तर पर मैं कहूं तो मेरे मोबाइल से 3 शोध कार्य टाइप हुए हैं, बोलकर, वॉइस जो टाइपिंग है।
3 शोध कार्य। और जब मैंने इसका जिक्र इग्नू मैदानगढ़ी दिल्ली में मैंने इसका जिक्र किया तो वे लोग आश्चर्य में रह गए कि ऐसा क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूं मुझसे तो गुणी और बहुत अधिक अनुभव लिए सक्रिय हैं इस जगत में, लेकिन उन्हें क्यों नहीं पता है। तो ये काश ऐसे सत्र में यदि उपस्थित हम रहें और सुने, और विशेषकर चंचल जी को, तो हमें मिलेगा कि कई आयाम है जिन्हें जानने की जरूरत है। जितना भी कहा जाए उनके वक्तव्य पर कम ही रहेगा। विशेषकर उन्होंने यह जो बताया कि संचार वन वे काम नहीं है, बोथ वे काम है। एक प्रेषक है, संदेश है, संदेश को प्राप्त करने वाला है, प्राप्त करने वाला भी कैसे वस्तु होती है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अपने आप को साहित्यकार, कवि एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं, ज्यादातर यही देखा कि आके वो चुटकुले पढ़ जाते हैं और उसमें से 90% अपनी लिखी रचनाएं नहीं होती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको बुरा लगेगा वो शायद ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह के लोग फिलहाल हॉल में उपस्थित नहीं है। तो इस पे काव्य गोष्ठी की गरिमा को मेंटेन करके अपनी स्वलिखित स्वरचित चाहे अच्छी हो, क्योंकि अपना जना बच्चा बड़ा प्यारा होता है, अपनी रचनाएं बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं कागज पत्र देख के नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि ये जो किसी तरह की इरेगुलरिटीज होती रही है कवि गोष्ठियों के नाम पे, भूंडी चीजें परोसी जाती रही है। मंच पर विद्यमान सभी सुधीजन, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी विद्वानों को और शिष्यों को मैं प्रणाम करता हूँ। मोदी का एक बहुत फेमस नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अग्रवाल साहब ने वही काम कर दिया, खुद कुछ सुनाकर नहीं गए और हमें हास्य कविता सुनानी थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा गए। अब अगर मैं हास्य कविता सुना दूंगा तो मैं साहित्यकारों से बाहर माना जाऊंगा। अब बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। चलिए, तो मैं आपको हास्य कविता ही सुनाऊंगा, मगर ये बताने के लिए कि मैं भी एक साहित्यकार हूँ, एक गंभीर विषय पर पहले एक कविता सुनाता हूँ। मेरी एक किताब आई थी, मेरी 35 बेटियां, उसमें से थी कि उसका शीर्षक है कण कण तू भगवान है। भगवान को हम लोग कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है कि खाई की खामोशी से पर्वतों के अट्ठास तक, बीजों के अंकुरण से वृक्षों के उल्लास तक, झरनों की अटखेली से सागर के परिहास तक तेरा ही निर्माण है। कण कण तू भगवान है, कण कण तू भगवान है। और आशाओं के यौवन में, घोर निराशा के पल में, अब देखिएगा बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। अगर आप जब बहुत 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 खुश होते हैं, कोई किसी कारण से भी, आपको कोई बहुत कामयाबी मिली है, घर में कोई नया मेहमान आया है, शादी हुई है, नया प्रेमी मिला है, प्रेमिका मिली है, जब आप बहुत खुशी के क्षण में होते हैं तो आपको परमात्मा एकदम से याद आता है। और इसका उल्टा भी है, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब भी आपको परमात्मा याद आता है। तो यहाँ पर बात आई है कि आशाओं के यौवन में, घोर निराशा के पल में, खुशियों के क्षण में चेहरे पर, दुख के क्षण में अक्षुरण में, बीते अतीत के गौरव में, उज्जवल भविष्य के काल में, तेरा ही उपनाम है, कण कण तू भगवान है, कण कण तू भगवान है। तो ये साहित्यिक कविता थी, आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। कल से मैं यहाँ पर हूँ और बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने बातें की है, मतलब बहुत ही इतना ज्ञान कई बार अच्छा लगता है, और अपने आप पर भी होता है कि हम लोग इस तरह की संगोष्ठियों में जाते रहे ताकि बहुत कुछ सीखने को मिले। हिंदी के बारे में मुझे पर्सनली 2 चीजें लगती है। मैं कविता पर आऊं उससे पहले मैं 2 बातें हिंदी के बारे में कहना चाहता हूं। इस देश में भगवान शिव और हिंदी हमेशा मौजूद रहेंगे। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए, भगवान शिव आपको हर जगह मिलेंगे। हो सकता है कोई दूसरे देवी देवता है जो एक क्षेत्र में हो, दूसरे में ना हो, कटक से अटक तक भगवान शिव आपको हर जगह मिलेंगे। इवन आप वर्ल्ड की भी बात करें
वियतनाम में, कंबोडिया में, बाली में, अरब देशों में, यहाँ भी भगवान शिव का अस्तित्व पाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान शिव पूरे विश्व में सभी धर्मों में, जहां तक मेरी जानकारी है, इकलौते ऐसे देवता है जो ना सिर्फ अच्छाई के देवता माने जाते हैं, जिन्हें देवता पूजते हैं, उन्हें दानव भी पूजते हैं। मुस्लिम धर्म में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि काफिर है, एक वर्ड है कि जो भगवान को नहीं मानता। हिंदू धर्म में भी हम लोग दूसरे देवी देवता है, कोई हो सकता भगवान विष्णु की पूजा करता हो, मगर देवता भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, शिव की करते हैं। यहीं से मुझे याद आ रहा है कि रावण जैसा व्यक्ति, रावण जैसा दानव, जिसे हम लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं, इसी क्रम में वो भगवान शिव के ऊपर जो है वो तांडव शिव स्तोत्रम लिखता है। जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गले लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन्नु नादवण डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। तो इसी तरह से, जिस तरह से भगवान शिव हमारे साथ हमेशा है, इसी तरह से हिंदी भी देश में रहेगी। रूप अलग हो सकते हैं। कल शैलेश साहब भी बता रहे थे कि सरकारी भाषा अलग होती है, पत्रकारिता की भाषा अलग होती है, बोलचाल की भाषा अलग होती है। मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, हम हिंदी अलग स्टाइल में बोलते हैं, बिहारी हो सकता है कुछ अलग स्टाइल में बोलते होंगे। चलिए हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं और कविता का शीर्षक है तेरे घर के सामने। एक लड़का एक लड़की के पीछे रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। लड़की को ये बातें बिल्कुल नहीं पचती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। लड़की को ये बातें बिल्कुल नहीं पचती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी, पर मरती क्या ना करती। एक दिन डरती डरती सारी बात अपने बाप को बता बैठी। बाप ने गुस्से में मुझे ऐठी और कहा, अच्छा मेरे घर के सामने घर बनाने का ख्वाब, लगता है उसके दिन आ गए हैं खराब। बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। बेटी अब की गाय गाना तो कहना, तू मकान बनाने की छोड़, जरा पलाटी लेकर दिखाना। 1 लाख रुपए गज का भाव है मेरी गली में, पूरा का पूरा खप जाएगा। 1 लाख गज का भाव है मेरी गली में, पूरा का पूरा खप जाएगा और प्लाट की जगह खुद ही नप जाएगा। और हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ले अपना मंसूबा, तो बेटी देर मत करना, उसे झट से भर लेना। वो लड़का जिंदगी के किसी कोने में फेल नहीं है। अरे घर बनाना आज के जमाने में हंसी खेल नहीं है। और ये बातें तुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये झटके मुझे भी सहने पड़े थे। अरे घर बनाए बिना तो तेरी मम्मी से मेरे भी फेरे नहीं हुए थे। जब तेरे नाना यानी मेरे ससुर ने यही शर्त रखी तो मुझे चिंता सताने लगी। सपने में तेरी मम्मी की जगह ईंटें आने लगी। सपने में तेरी मम्मी की जगह ईंटें आने लगी। उठते बैठते सीमेंट सीमेंट चिल्लाता था और यही सब हो गया था तेरी मम्मी को पाने के जरिए। आह कैसे चुपते थे दुकानों पर रखे हुए सरिये। जी में आया कि लेंटर की जगह खुद गिर जाऊं। जी में आया कि लेंटर की जगह खुद गिर जाऊं। अब और क्या सुनाऊं, मैं रो पड़ता हूं जब याद करता हूं तेरी मम्मी मुझे खत लिखती थी मैं म्युनिसिपल कमेटी को। मैं रो पड़ता हूं जब याद करता हूं तेरी मम्मी मुझे खत लिखती थी मैं म्युनिसिपल कमेटी को। अब और क्या बताऊं, इसीलिए कहता हूं बेटी अगर वो लड़का घर बना ले तो वो फेल नहीं है। अरे घर बनाना आज के जमाने में हंसी खेल नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।